तो आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया से प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मुझे आपका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ा। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पूरे देखने पड़े। पहले मैंने क्वेश्चन पेपर देखा प्रीवियस 10 ईयर, उसमें से जितने भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन है वो देखे, उसके बाद उसको कट करके पेस्ट किया और एज इट इज क्वेश्चन मैंने इधर पेस्ट कर दिया, जिससे आपको कभी ऐसा लगे भी ना कि वो क्वेश्चन पूछा गया ही नहीं था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन इधर आ गया है और प्रीवियस 10 ईयर की जो क्वेश्चन है अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है, क्योंकि मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया था, उसमें से मेरे को 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। इसलिए मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि जो मस्त मस्त क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर सब डाल चुका है सीबीएसई, तो इसमें से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा जरूर आपके एग्जाम में। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो कंटेंट आपके लिए ही अपलोड कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब देखो हमें 2011 से हम स्टार्ट करेंगे और 2011 में हमें ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। क्या पूछा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द गांधी एरविन पैक्ट। तो अब क्या दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि जो गांधी एरविन पैक्ट था उसका जो स्टेटमेंट था वो किससे रिलेटेड नहीं है, मतलब गांधी एरविन पैक्ट के बारे में क्या इन चारों में से गलत बोला गया है वो हमें बताना है। तो गांधी एरविन पैक्ट क्या था? तो ये एक एग्रीमेंट था जो गांधी जी और एरविन, जो लॉर्ड एरविन है, उनके बीच में साइन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या बोला था कि तुम मेरे क्या करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है, मतलब जो भी गांधी जी के साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया था, किसने अरेस्ट कर लिया था? जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, तो उनको छोड़ने को बोला था गांधी जी ने। तो लॉर्ड एरविन ने क्या पर्सपेक्टिव रखा कि अगर तुम क्या करोगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठोगे और साथ ही साथ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को बंद करोगे तब मैं पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दूंगा। तो ये पैक्ट हुआ था दोनों के बीच, ठीक है। अब इस चारों में से कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है वो हमें बताना है। ए दिया है, गांधी जी एग्रीड नॉट टू लॉन्च एनी फर्दर मास एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने ऐसा क्या बोला था कि मतलब आगे चल के वो एक भी क्या करेंगे, मूवमेंट नहीं लॉन्च करेंगे उनके अगेंस्ट। तो ऐसा गांधी जी ने बोला था? नहीं, गांधी जी ने ऐसा थोड़ी ना बोला था। गांधी जी ने सिर्फ कॉल ऑफ करने को बोला था सिविल डिसोबीडिएंट। तो शायद A1 ही हमारा गलत है, तो भी आगे के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने एग्रीड किया था क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को? तो हाँ, किया था। सी देखते हैं, गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। गांधी जी ने बोला था कि हम सिविल डिसोबीडिएंट को बंद कर देंगे, तो ये भी सी सही है। डी क्या है, द ब्रिटिशर्स एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये भी सही है कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर तुम ये सब करोगे तो हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो भी लीडर्स को हमने अरेस्ट किया है उन्हें रिलीज कर देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है, तो आप लिख दोगे गांधी जी एग्रीड नॉट टू लॉन्च एनी फर्दर मास एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। क्या था? Why did nationalists in India tour villages to gather folk songs and legends? तो देखो, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे मतलब क्या थे, आपने सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें क्या हुआ था कि नेशनलिस्ट जो है, मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले लोग हैं, कि जो लोग देश को एक साथ मिलाकर रखना चाहते हैं, उन लोग ने क्या किया था, फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स को पूरे एरिया में बोल सकते हैं फैलाया था। तो इसमें से क्या इनकरेक्ट है वो हमें बताना है, मतलब सॉरी, क्या करेक्ट है वो हमें बताना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। मतलब नेशनलिस्ट फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स को क्यों क्या करते थे, फैलाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट दिया है, नेशनलिस्ट वांटेड टू स्टडी देयर ओन कल्चर। तो ऐसा नहीं था, उनको कल्चर नहीं स्टडी करना था बल्कि कुछ और रीजन था। नेशनलिस्ट वांटेड टू पब्लिश इट एंड अर्न मनी। तो ये भी नहीं था कि उनको पैसा कमाना था। नेशनलिस्ट डिड इट बिकॉज इट गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। तो C1 करेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो अगर आप हो, मैं हूं, तो क्या है, हम सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम होगा, मतलब अलग अलग रीजन के हैं, लेकिन क्या है, हम सब इंडियन हैं, ठीक है, हम सब इंडियन हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग का कोर थीम है, कोर थीम मतलब कि जैसे हम जैसे इंडिया के बारे में सोचते हैं तो एक इंडिया का मैप हमारे ब्रेन में बन जाता है, तो वैसे ही क्या कर सके, सब लोग एक चीज से कनेक्ट कर सके, इसलिए क्या किया गया था, ट्रेडिशनल कल्चर, जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको फैलाया गया ताकि क्या हो, सब यूनाइट हो पाए। तो C1 हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सी, नेशनलिस्ट डिड इट बिकॉज इट गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया है कि 2011 में ही क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था। वो क्या था, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट देखा गया था वो हमें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर इमेंस। तो बहुत सारे इफेक्ट थे, दे वेर। अब कौन से इफेक्ट थे वो बताते हैं। फर्स्ट क्या था, फॉरेन गुड्स वेर बाइकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वेर बर्न यूजली। क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स से सब क्या थे, गुस्से थे, और नॉन कॉपरेशन मतलब कि क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इंडियंस ने क्या किया कि फॉरेन गुड्स जो भी है उन्हें क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, बंद कर दिया लेना। लिकर शॉप पिकेटेड, और समाज में जो भी गंदी क्या बोल सकते हैं ड्रिंकिंग की आदत थी, ये सब चीज़ थी, उन जो भी दुकानें थी ड्रिंकिंग की तो उन्हें बंद करवा दिया। फॉरेन क्लोथ्स वेर बर्न्ड यूजली, और क्या किया, चौराहे पे लाके सब लोग ने जो फॉरेन के क्लोथ्स थे, मतलब क्या बाहर देश से जो क्लोथ्स लाए जाते थे उसे भी बर्न कर दिया, जला दिया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 22, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़ रुपीज। तो क्या हुआ, इंडियंस ने रिफ्यूज कर दिया था फॉरेन क्लोथ्स को लेने को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स कमाई करते थे इंडिया से वो पहले थी 102 करोड़, लेकिन क्या हुआ जब इंडियंस ने मना कर दिया तो 57 करोड़ अब वो प्रॉफिट करते थे, मतलब कि उनकी आधी प्रॉफिट हम लोग ने कर दी थी। उनका क्या कर दिए थे हम लोग ने, आधा नुकसान करवा दिया था। देखिए, तो ये था इम्पैक्ट बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर, बहुत तगड़ा हम लोग ने हैमर मारा था उनके ऊपर। थर्ड देखते हैं, इन मेनी एरियाज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। तो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स बहुत सारे एरिया में फॉरेन गुड्स से ट्रेड नहीं करते हैं, तो उन लोग ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड्स को भी बाइकआउट कर दिया था। एंड समटाइम्स इवन दे रिफ्यूज टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, और क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड को क्या करते थे, फाइनेंस भी करना बंद कर दिए थे। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एज द बाइकआउटेड मूवमेंट स्प्रेड, पीपल यूज ओनली इंडियन क्लोथ्स एंड बिगन टू डिस्कार्ड फॉरेन क्लोथ्स। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप लार्जली। अब इसका मतलब क्या है, तो क्या हुआ, देखो जब मूवमेंट को बाइकआउट कर दिया, कौन से मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भी क्लोथ्स थे उन्हें बाइकआउट कर दिया, तो अब कुछ तो लोग पहनेंगे, तो कुछ क्या पहनेंगे लोग, तो इंडियन क्लोथ्स सब पहनना चालू कर दिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट जो इंडियन मिल्स थी, मिल्क क्लोथ सब पहनना चालू कर दिए हैंडलूम सेक्टर से। तो क्या हुआ, उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट थी वो ग्रो होने लगी, क्योंकि सब इंडियन क्लोथ्स पहनने लगे। तो ये था हमारा क्या प्रॉफिट था, इंडिया का प्रॉफिट हुआ था, और ब्रिटिशर्स को हमने एक तगड़ा हैमर मारा था। अब ये था 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स अबाउट गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये 4 मार्क्स का 31 क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी जी का क्या आइडिया था सत्याग्रह का वो हमें बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी आइडिया सत्याग्रह वेयर, गांधी जी का आइडिया क्या था सत्याग्रह का। फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं, सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या था कि सच के साथ रहना और सच के साथ बोल सकते, सच के साथ देना और सत्य के साथ ही चलते रहना। तो क्या सत्य से ही सब जीत सकते हैं, गांधी जी का ऐसा आइडिया था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या था कि ट्रूथ के हाफ में ही, मतलब बोल सकते हैं ट्रूथ के साथ ही चलना, कभी ट्रूथ से नहीं भटकना, क्योंकि सच ही हमें क्या करती है, जीत दिलाती है। उसके बाद इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, मतलब कि अगर आप जो रीजन से लड़ रहे हो वो गलत नहीं है, वो सही है। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि आप अपोज कर रहे हो उन लोग को जो गलत काम कर रहे हैं। देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो आपको कोई बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है वो जो सामने वाला है उससे लड़ने के लिए। आगे देखते हैं, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना कोई गाली गलौज किए या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल। एक जो सत्याग्रही है वो बैटल जीत सकता है, कैसे, थ्रू नॉन वायलेंस के तरीके से। मतलब क्या हो कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करके ऐसे ही जीत सकता है, कैसे, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये तभी हो पाएगा जब हम जो ऑपरेसर है उसकी अंतरात्मा तक हम ये उसे एहसास दिला दे कि वो गलत कर रहा है। मतलब कि अगर समझो एक आदमी है वो गलत कर रहा है और क्या हुआ, आपने बस आके उसको 2-3 लगा दिया और बोला तू गलत कर रहा है, तो आगे अगर आप उस टाइम पे नहीं रहोगे और फिर वो सोच सकता है कि अब तो ये नहीं है तो मैं गलत कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको ऐसा फील करा दोगे कि वो गलत कर रहा है तो आगे चल के वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा उसके अंदर ही उसे समझेगा कि वो गलत करेगा अगर ये उसने काम किया
तो क्या करना है, किसी के भी अंतरात्मा तक उसे वो चीज़ फील करानी है, ये रहता है इसका आइडिया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट पीपल हैड टू बी परसुएड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू सी द ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंस। अब क्या है, गांधी जी क्या क्या आइडिया था, गांधी जी बिलीव करते थे कि जो लोग हैं उन्हें क्या करना है, परसुएड करना है सच देखने के लिए कि क्या सच है, तुम क्या गलत कर रहे हो। तो सच देखने के लिए गांधी जी परसुएड करते थे, लोगों को बोलते थे कि समझो तुम्हारे सामने जो ऑपरेसर है, मतलब जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हें बस ऐसे उसे ऐसा फील करा देना है कि वो गलत है। अगर उसे पता चल गया वो गलत है तो फिर आगे जाके वो काम करेगा ही नहीं। तो ये था हमारा 2011 का क्वेश्चन। तो देखो आपकी वीडियो धीरे धीरे बड़ी होने लग रही है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है, 2011 का पार्ट अलग कर दिया है। 2011 में हमें यही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं गारंटी बोलता हूँ ये जो पूरा आप सीरीज कर लोगे 2011 से लेकर 2021 तक का, तो क्या होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने से, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब इसका पार्ट 2 भी मैं बना रहा हूँ जो 2012 का क्वेश्चन रहेगा। तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम पूरा कवर कर लेंगे। तो अब पार्ट 1 आपने देख लिया, अब पार्ट 2 में आप देखोगे 2012 में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे।